ओके सो इस हिस्से में हमारी बातचीत दो पॉइंट के इर्द गिर्द रहेगी। पहला पॉइंट ये होगा कि जो नॉर्मल हमारे लाइट सोर्स होते हैं, क्या उनमें भी हम ये दोनों प्रोसेस, मतलब कि स्पॉन्टेनियस और एस्टिमुलेटेड, इन दोनों प्रोसेस की बारे में हम बात सोच सकते हैं क्या? यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉर्मल लाइट सोर्स में इन दोनों प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करता है। जो हम नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल लाइट सोर्स से हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डोमिनेट करता है, क्योंकि जो लाइट निकलती है एक नॉर्मल बल्ब से वो कोहरेंट नहीं होती, जो कि लेज़र लाइट सोर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। उसमें डायरेक्शनलिटी नहीं होती, इसी वजह से उसमें वो इंटेंसिटी नहीं हो पाती, एक पर्टिकुलर एरिया पे उतनी पावर डिलीवर नहीं हो पाती। और यही सारे गुण होते हैं जो नॉर्मल लाइट सोर्स को लेज़र लाइट सोर्स से अलग बनाते हैं। तो उसके पीछे मूल कारण है कि लेज़र सिस्टम के अंदर स्टिमुलेटेड प्रोसेस डोमिनेट करता है ओवर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक नॉर्मल लाइट बल्ब में स्पॉन्टेनियस डोमिनेट करता है स्टिमुलेटेड के ऊपर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये होगा कि हम आगे देखेंगे कि एक स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम होता है। स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम एक कॉन्सेप्ट आएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे आगे आने वाले समय में, जब रेट इक्वेशन लिखी जाएगी 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल लेजर सिस्टम में, तो वहाँ पर हम इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस क्लास का पर्पस है एक तो ये दिखाना कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हमारा स्टिमुलेटेड प्रोसेस नहीं उतना डोमिनेट करता है स्पॉन्टेनियस के ऊपर, और दूसरा है कि हम स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट थिंग दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस dominates over stimulated emission process, stimulated emission process। कैसे ऐसा होता है इसके बारे में हमें अपनी बात करनी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन एक पैरामीटर R, और जो R पैरामीटर है ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ spontaneous processes divide by number of stimulated processes, या एमिशन। अगर हम इसके प्रोसेस का मतलब हम स्पेसिफिकली एमिशन के बारे में बात करें, हम इसमें स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की ऐसा कुछ नहीं बात कर रहे, हम एमिशन की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है A21 जो उनका कोफिशिएंट होता है, और नंबर ऑफ E2 में जो नंबर ऑफ एटम है, और स्टिमुलेटेड प्रोसेस जो होता है वो B21 पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तो चलो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ये हो गया कि A21 अपॉन B21, एक तो ये आ गया, और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन U ओमेगा, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेशन जब कर रहे थे आइंस्टीन्स कोफिशिएंट का, तो वहाँ पर एक समय ऐसा आया था कि हमने लिखा था U ओमेगा इज इक्वल टू A21 अपॉन B21 अपॉन B12 e की पावर समथिंग h क्रॉस ओमेगा बाई KT -1, इस तरह का एक स्टेज आया था। और फिर आगे हमने कहा था कि एक्चुअल में B12 और B21 बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो पूरा टर्म होगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ऐसे हालात में आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा? ऐसे में आपके पास फार्मूला हो जाएगा U ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा U ओमेगा इज इक्वल टू A21 अपॉन B21
और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन e की पावर h क्रॉस ओमेगा kt माइनस 1। तो अगर हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन kt माइनस 1 इज इक्वल टू a21 अपॉन b21 और इधर आप ब्रैकेट में रख दो u ओमेगा, ये आ जाएगा, ये पूरा टर्म आ गया। तो हमारा अगर हम इसको हम कह रहे हैं r, तो r के लिए अगर इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो राइट हैंड साइड है, इस पूरे राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने एक्सपोनेंशियल के टर्म में पा ली। तो इसका मतलब r की वैल्यू आ गई e की पावर h क्रॉस ओमेगा kt माइनस 1। अब हम यहाँ पर ये कहें कि जब व्हेन e की पावर h क्रॉस ओमेगा kt इज मच ग्रेटर देन 1, अगर ये ऐसा हो तो इसका मतलब r की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, है ना। h क्रॉस ओमेगा अगर ये है तो ये फैक्टर 1 से बहुत ज़्यादा है, तो इस बड़े फैक्टर में से अगर 1 माइनस भी हो जाएगा तो एक बड़ा फैक्टर रहेगा, तो r की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। और हमने r क्या कहा है, r लिखा है स्पॉन्टेनियस, हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन डिवाइडेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा कि स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है वो r टाइम है स्टिमुलेटेड प्रोसेस का, और r हम कह रहे हैं बहुत लार्ज है। इसका मतलब है कि स्टिमुलेटेड प्रोसेस असल में एक बहुत ही स्मॉल प्रोसेस है, इसीलिए उसमें जब r जैसे टर्म, बड़े टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा तब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बराबर पहुंचेगा। तो यहाँ से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम ये स्थिति देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डोमिनेट्स ओवर द स्टिमुलेटेड प्रोसेस। लेकिन ये एक शर्त के तहत हो रहा है, और वो शर्त ये वाली शर्त है कि ई एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर हम ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की बात करें, फॉर द ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज, ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू करीब करीब आप कह सकते हो मोर देन 1.5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज जो होती है, तो ये ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। तो उस स्थिति में आर की वैल्यू जो अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह रखें और टी की वैल्यू अगर हम 300 केल्विन यानी कि बेसिकली 27 डिग्री सेंटीग्रेड रख दें तो आर की वैल्यू आती है 5 इंटू 10 टू पावर 12। तो आप देख रहे हो आर कितना बड़ा नंबर। तो अगर आर 5 इंटू 10 टू पावर 12 ऑर्डर का है तो इसका मतलब स्टिमुलेटेड प्रोसेस और स्मॉल होगा, तभी उसमें से जब इतना बड़ा नंबर 10 टू पावर 12 ऑर्डर का नंबर मल्टीप्लाई होगा तब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बराबर होगा। तो इसका ये शो हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो डोमिनेट करता है स्टिमुलेटेड प्रोसेस से इन ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी और इस रूम टेम्परेचर लिमिट पे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम के बारे में। स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम के बारे में हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये कहा था कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज है ट्रांजिशन का वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम है जो N2 पर और एक कांस्टेंट 2 1 पर। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि अगर हायर एनर्जी स्टेट है E2 और लोअर एनर्जी स्टेट है E1, तो E1 से एटम E2 में गए और उसके बाद वापस से डिके कर गए, वापस से नीचे जंप कर गए। तो नंबर ऑफ एटम से मान लो कि समय N2 थे, तो जब उसमें से जंप कर गए नीचे तो N2 की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो हम कहेंगे ये एक तरह का डिके हो गया, N2 की संख्या में डिके हो गया। और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ N2 की संख्या जो है टाइम के साथ चेंज हुई। तो N2 की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम इन द एनर्जी स्टेट E2 टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो क्या हो रही है, वो एनर्जी स्टेट में उसकी संख्या कम हो रही, डिके हो रही है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। मान लो कि एटम एनर्जी लेवल 2 में है और वो ट्रांजिट कर रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे लेट द एटम इज इन एनर्जी स्टेट E2 एंड ट्रांजिट टू, यही आप लिख भी सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ इसी को आप लिख भी सकते हो, उसको नोट्स में बना लीजिएगा। तो ट्रांजिट टू E1, और कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली। तो मान लीजिए एटम E2 में है और E2 से E1 में वो ट्रांजिट कर रहा है।
तो अब क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम्स इन E2 स्टार्टेड टू डिक्रीज, भाई कम हो जाएंगे ना, तो वहाँ से डिके कर रहे हैं, स्टार्टेड टू डिक्रीज। तो नंबर ऑफ एटम जो है E2 से कम होना शुरू हो जाएंगे। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन E2, वो क्या हो जाएगा, dN2 बाई dt। N2 इज द नंबर ऑफ एटम, D इज द चेंज, और ये किसके होगा, माइनस टाइम N2 A21 के होगा। या माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो E2 में नंबर ऑफ एटम है वो कम हो रहा है, जो कि जंप हो रहा है ना नीचे। अगर देखो तो ये कैसी इक्वेशन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dN2 बाई dt सम कांस्टेंट A21 टाइम N2 इज इक्वल टू 0। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बच्चों जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, इसका सोल्यूशन ऐसा होगा, चूंकि यहाँ टाइम का है तो आप लिखोगे N2 एट एनी टाइम t इज इक्वल टू N2 एट टाइम 0, मतलब जब आपने देखना शुरू किया है उस समय, वो समय 0 मान लो। 0 मतलब होता है वो समय जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, इनिशियल टाइम जो है, T0 भी कह सकते हैं, मान लो 0 कह दिया, N2, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में कितना है, वो N2 एट टाइम t है, और ये N2 एट टाइम 0 या इनिशियल है, और e की पावर माइनस A21 टाइम t। ये क्या है, ये अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो उनके सोल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं, तो इस तरह का सोल्यूशन लिखा जाएगा e की पावर माइनस A2t पर। तो हम ये लिख रहे हैं कि N2 एट एनी टाइम t जो है, वो जो N2 की शुरुआती वैल्यू है उसके एक्सपोनेंशियल वैल्यू के बराबर है। देखो ये जो पूरा फैक्टर होगा, ये क्या होगा, इसका ये कोई नंबर होगा, क्योंकि ई की पावर कोई नंबर है, तो इसका मतलब है A21 की जो डायमेंशन है वो कैसी होने वाली है, 1 अपॉन टाइम के डायमेंशन में। तभी A2 की डायमेंशन 1 अपॉन टाइम है, और टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो टाइम एंड टाइम कट जाएगा, सिर्फ एक नंबर बचेगा, है ना, क्योंकि ई की पावर कोई नंबर होना है ना, तो इसलिए नंबर होने के लिए यहाँ A21 और T ऐसा डायमेंशनली ऐसे होंगे कि एक दूसरे को कैंसिल करके वो हमें एक नंबर दे देंगे। तो हम मान लेते हैं लेट A21 जो है वो है 1 अपॉन टी एस पी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसको हमने 1 अपॉन टी एस पी कहा है। तो अब आप कहोगे तो इसका मतलब ये है कि व्हेन, जब हमारा t जो है वो टी एस पी के बराबर हो जाएगा, तो N2 कितना आएगा, तो N2 एट एनी टाइम t इज इक्वल टू N2 e की पावर माइनस ये जाएगा t, और टी एस, और इसको लिखोगे टी एस पी, क्योंकि आपने A21 को रख रहे हो 1 अपॉन टी एस पी, और टी एस पी टी बराबर है अगर, तो ये हो जाएगा N2, इसको हम ऐसे कहें N2 एट टाइम 0 e की पावर माइनस 1, तो यानी N2 एट एनी टाइम t इज इक्वल टू N2 एट टाइम 0 डिवाइडेड बाई e। ये हमको एक डेफिनेशन देने वाला है ये टर्म, और ये डेफिनेशन किसकी आने वाली है बच्चों, ये डेफिनेशन आने वाली है इस 1 अपॉन टी एस पी की। कैसे डिफाइन करोगे, t इज इक्वल टू टी एस पी वो समय होता है जितने समय में E2 एनर्जी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम हो जाए। जैसे मान लो अगर हम टाइम की बात करें, ये हमारे शुरुआती वैल्यू है N2 एट टाइम t0 पर ये वैल्यू थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, एनर्जी स्टेट E2 से एटम जो हैं वो E1 में ट्रांजिट होते गए, तो N2 की संख्या कम हो रही है। आपने कहा अब इस तरह से कम होती जा रही है, आपने कहा किसी पर्टिकुलर टाइम पर N2 की संख्या कितनी है, तो हमने N2T कह दिया। तो हमारे लिए TSP क्या है, मान लो TSP वो टाइम है जितने टाइम में जो ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी थी, N2 एट 0 थी, और ये वैल्यू है N2 एट 0 अपॉन ई। तो हम कहेंगे TSP वो समय है जितने में एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम अपनी इनिशियल वैल्यू घट करके अपनी इनिशियल वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम घट के हो जाए। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस टाइम। तो अब कैसे डिफाइन करते हैं,
द टाइम t इज इक्वल टू TSP के लिए, इन विच population of what, population of level 2 यानी E2, level 2 मतलब E2 reduces by 1 upon E times, सिंपली ऐसे कह दें, इन पॉपुलेशन ऑफ लेवल 2 reduces by E टाइम, मतलब with respect to its initial value, with respect to its initial value। तो समझ गया होगा आप, इस बात को आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस टाइम हो गया है, तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस टाइम फॉर ट्रांजिशन to this is the value, this is how we can define the spontaneous time, spontaneous lifetime भी इसको हम कह रहे हैं, लाइफ टाइम भी जोड़ा जाता है spontaneous lifetime। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट वी विल यूज इन द कमिंग लेक्चर्स, जिसमें कि हम लाइन शेप फंक्शन और इन सबकी इस तरह के वैल्यूज की बात करेंगे। तो लाइन शेप फंक्शन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।